हेलो स्टूडेंट्स, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बच्चों अपने उद्यान विज्ञान के अंतर्गत पोमोलॉजी सीरीज चल रही थी और उस सीरीज में अपने पास आज का लेक्चर कौन सा है, 10 नंबर का लेक्चर है, यानी कि 10th नंबर का लेक्चर रहेगा। ओके, वहीं बच्चों अपने पास देखो मैंगो पार्ट फर्स्ट, तो इसमें अपने पास मैंगो की क्रॉप करेंगे, यानी कि बच्चों आज अपने आम की क्रॉप का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। किसका करेंगे? आम का। तो इसमें बच्चों ये क्रॉप क्या रहती है, लेंथ की क्रॉप है, तो इसको अपने दो पार्ट में करेंगे। और इन दो पार्ट के करने के बाद में यूँ सोचें कि बच्चों कोई भी क्वेश्चन यदि आपके पास एग्जाम में मिलता है तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, यानी आपको इतना कंटेंट ही याद करना है। और याद भी क्या, यदि आप एग्री हब के साथ जुड़े हैं तो याद करने की भी आवश्यकता नहीं कि क्योंकि अपनी कंसेप्ट के साथ करेंगे। ओके चलो, तो यहाँ देखो बच्चों आइडेंटिफिकेशन करवा देता हूँ। इस प्रकार का अपने पास क्या रहता है, आम का प्लांट रहता है। आम का प्लांट यानी ऑर्चार्ड में देखेंगे तो आपको इस प्रकार का प्लांट होता है जो फील्ड में अपने आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और ये अपने पास प्यारा सा फ्रूट रहता है इस प्रकार का। ओके चलो, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट देखो बच्चों आम यानी कि मैंगो की क्रॉप का अध्ययन करेंगे, तो ये इसका प्लांट रहता है। ओके, अब इसका बच्चों बॉटनिकल नेम क्या रहता है, मैंजीफेरा इंडिका। इसका बॉटनिकल नेम क्या रहेगा? बॉटनिकल नेम बच्चों मैंजीफेरा इंडिका रहता है। क्या रहता है? मैंजीफेरा इंडिका। ओके, तो आपको इस प्रकार याद करना है, साथ में याद करते रहें, साथ मेरे बोलते रहें। आप जैसे भी पढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से साथ में नोट्स मेंटेन करें। मैंजीफेरा इंडिका, अब ये आपको देखो याद करने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ आम का बस नाम क्या हुआ, मैंजीफेरा इंडिका। कौन सा कुल है इसका बच्चों? एनाकार्डियेसी। तो इसका कुल कौन सा है अपने पास, यानी कि ये किस परिवार से बिलोंग कर रहा है? परिवार से। तो बच्चों परिवार या फैमिली की बात करें तो फैमिली इसकी कौन सी है? एनाकार्डियेसी। सर एनाकार्डियेसी और किसका हो सकता है? तो बच्चों काजू का। काजू की भी फैमिली क्या होती है? कैश्यू नट की भी एनाकार्डियेसी होता है। एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल उसका क्या रहेगा? नाम रहेगा। इसका नाम क्या रहता है? एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल। एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल। ओके चलो, अब देखो बच्चों इसका उत्पत्ति स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडो बर्मा। यदि इंडो बर्मा नहीं मिलता है तो आप भारत कर सकते हैं, परंतु ज़्यादातर एग्जामिनर क्या देते हैं? इंडो बर्मा का ही ऑप्शन देता है। अब नेक्स्ट देखो इसमें बच्चों क्रोमोसोम नंबर कितनी है इसमें? 40। इसमें कितनी है? 40। अब आप कहो सर 40 और किन किन में हो सकते हैं? तो बच्चों याद रखो सोयाबीन में क्रोमोसोम नंबर कितनी है? 40। मूंगफली में कितनी है? 40। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं कि सोयाबीन व मूंगफली में क्रोमोसोम नंबर कितनी है? 40। सर सोयाबीन में एक 40 और क्या था? तो बच्चों सोयाबीन में ना 40% क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। और 20% इसमें क्या पाया जाता है बच्चों? ऑयल पाया जाता है। 20% क्या पाया जाता है? ऑयल पाया जाता है। और 40% अपने पास क्या था? प्रोटीन पाया जाता है। ये चीज़ भी आपको याद करना पड़ेगा। सर इस प्रकार इंटर रिलेट करके पढ़ाएंगे? हाँ बच्चों, इसी प्रकार पढ़ाएंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए यदि आप एग्री हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं तो। चलो यहाँ देखो अपने पास बच्चों उपनाम यानी कि इसको किस चीज़ की संज्ञा दी गई है? तो फलों का राजा कहते हैं, किंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, वैसे बच्चों ये ट्रॉपिकल यानी उष्ण फलों का राजा माना जाता है। बाथरूम फ्रूट इसको कहते हैं। ओके, नेशनल फ्रूट भी माना जाता है, राष्ट्रीय फल। तो भारत का ये क्या है बच्चों? भारत का राष्ट्रीय फल है कौन सा? आम। ओके, तो ये आपको तीनों संज्ञाएं याद करनी होगी। अब बात करते हैं इसका फल प्रकार। अब आप कहोगे सर आपने ही तो बताया था कि वे फ्रूट जिनमें गुठली पाई जाती है ना, वे फ्रूट जिनमें गुठली पाई जाती है तो उनमें उनका क्या रहेगा फल प्रकार? अस्टिल या ड्रूप रहेगा। उनका फल प्रकार क्या रहता है? अस्टिल या ड्रूप।
अब देखो इसका खाने योग्य भाग बच्चों, तो खाने योग्य भाग इसका यानी कि छिलका नहीं खा सकती हैं, एंडोकार्प नहीं खा सकते हैं, क्या खा सकते हैं? मीजोकार्प, बीज का हिस्सा खा सकते हैं मीजोकार्प, या इसको क्या लिखा मिल सकता है? मध्य फल भित्ति। क्या लिखा मिल सकता है बच्चों? मध्य फल भित्ति। ओके, तो ये आपको इस प्रकार याद करना पड़ेगा। चलो पुशअप क्रम, सर पुशअप क्रम इसका क्या होता है? पेनिकल होता है सर, पेनिकल। और आपने किसका बताया था बच्चों? पेनिकल और किसका होता है? धान का। धान का पुशअप क्रम क्या होता है? पेनिकल। ओके, गेहूं का क्या होता है? स्पाइक होता है। तो आपको बस इस प्रकार नोट्स मेंटेन करते रहें, आप हमारे साथ बने रहें। चलो, आम में सर कौन से विटामिन पाए जाते हैं? आम में विटामिन ए व सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आम में विटामिन ए व सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ओके सर। अब देखो परागण, परागण बच्चों क्या होता है? यानी कि ये क्रॉस पोलिनेशन क्रॉप रहती है। मैंगो क्या है? क्रॉस पोलिनेशन क्रॉप रहती है। परागण होता किसके द्वारा है बच्चों? कीट द्वारा। और कीट में यदि बात करें तो घरेलू मक्खियों द्वारा, हाउस फ्लाई। ओके, हाउस फ्लाई द्वारा इसमें परागण होता है। आम, बेर, जामुन, नारियल में बहुभ्रूणता पाई जाती है, यानी कि बच्चों पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। सर ये पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है? यानी कि बच्चों यूं सोचो कि एक बीज, यानी कि एक सीड से, एक बीज से 2 या 3, एक से अधिक पौधे का उगना। जैसे मान लीजिए एक गुठली अपने उगाई है आम की, तो उससे 2 या 3 प्लांट का निकलना क्या कहलाता है? पॉली एम्ब्रियोनिक कहलाता है। आम, बेर, जामुन, नारियल में बहुभ्रूणता पाई जाती है बच्चों। और किस में पाई जाती है? तो और ध्यान रखना, संतरा, नींबू, संतरा व नींबू में भी बहुभ्रूणता पाई जाती है। बस अपवाद आपको इसमें क्या याद रखना होगा? अपवाद। अपवाद की बात करते हैं तो यहाँ पर ताहिती लाइम, ताहिती लाइम, ठीक है ना। और एक होता है अपने पास सिट्रोन, ठीक है। ये क्या होते हैं? मोनो एम्ब्रियोनिक होते हैं। बस इस चीज़ को आपको याद करना होता है। चलो सिट्रस ग्रुप याद करवाएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। सभी सिलेबस यानी कि पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको दिया जाएगा। बस आज के बाद में आपको एग्री हब के साथ जुड़ना है। चलो, आम में केवल 0.1% पुष्पों से ही फल बनते हैं। आम में बम्पर फ्लावरिंग होती है बच्चों, बम्पर फ्लावरिंग, और जितनी फ्लावरिंग होती है उसका 0.1% पुष्पों से ही फल बनता है। फिर भी अपना भारत क्या है? विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। यानी कि आम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? भारत में होता है। तो यूँ सोचो कि यदि 1% पुष्पों से फल बन जाए तो कितने फल बनेंगे? 0.1% पुष्पों से ही फल बन पाते हैं, बाकी के क्या हो जाते हैं बच्चों? नष्ट हो जाते हैं। सर इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग? हाँ। सबसे अधिक फल धारण क्षमता किस वैरायटी की रहती है? तो बच्चों दशहरी किस्म की रहती है। किस वैरायटी की रहती है? दशहरी किस्म होती है, दशहरी किस्म। ये उत्तर भारत की किस्म रहती है। अब देखो आम की लंगड़ा किस्म में, लंगड़ा किस्म में सबसे अधिक परफेक्ट फ्लावर यानी परिपूर्ण फ्लावर की बात करें तो सबसे अधिक परफेक्ट फ्लावर किस में पाई जाती हैं? 68.9%। कौन सी किस्म है? लंगड़ा किस्म है। वहीं बच्चों सबसे कम की बात करें तो रूमानी किस्म होती है, सबसे कम। तो सबसे कम बच्चों कौन सी किस्म रहेगी? रूमानी किस्म में सबसे कम 0.74% ही परफेक्ट फ्लावर आते हैं। ओके, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। तो इनको मैं क्या दे रहा हूँ बच्चों? स्टार पॉइंट दे रहा हूँ। इनको क्या? स्टार पॉइंट दे रहा हूँ। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा कि सबसे ज़्यादा परफेक्ट फ्लावर आम में कौन सी वेराइटी में आते हैं? लंगड़ा में। सबसे ज़्यादा फल धारण वाली क्षमता वाली वेराइटी कौन सी है? दशहरी। सबसे कम परफेक्ट फ्लावर किस में आती हैं? रूमानी किस्म में। रूमानी है बच्चों क्या? म्यूटेंट वेराइटी, सॉरी रूमानी नहीं है, म्यूटेंट वेराइटी रोजिका होती है। ओके, ध्यान रखें। चलो, आम के फल
फूल आने के 90 दिन बाद पक जाते हैं। यानी कि जैसे फ्लावरिंग हुआ उसके 90 दिन बाद में आम के फल परिपक्व हो जाते हैं। ओके, वैसे बच्चों फ्लावरिंग कब आती है? फरवरी से मार्च में फ्लावरिंग आती है। फ्लावरिंग कब आती है? फरवरी से मार्च में फ्लावरिंग आती है, फरवरी मार्च में। उसी टाइम किस चीज़ का अटैक हो जाता है? पाउडरी मिल्ड्यू नामक डिजीज का अटैक हो जाता है। चलो ये सब चीज़ें अपनी आगे करेंगे विस्तार पूर्वक। अभी आप इसमें इतना नोट्स मेंटेन करें। यदि आप नोट्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलो अब बच्चों आम का यदि अपने और चार्ट लगा रहे हैं तो इसमें डिस्टेंस कितनी रखी जाती है? तो बगीचे में जो बड़े फल वृक्ष हैं उनमें 10 × 10 मीटर की दूरी से प्लांट लगाया जाता है। यानी कि ये अपने पास रोड टू रोड डिस्टेंस होती है और यहाँ प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होती है। यदि अपने 1 हेक्टेयर की बात करें और वर्गाकार विधि से बात करें तो बच्चों कितना, यानी कि 1 हेक्टेयर में बात करें, 1 हेक्टेयर में तो एरिया कितना रहता है? 10,000 मीटर स्क्वायर रहता है। 10 × 10 मीटर के हिसाब से अपने किया तो यहाँ से अपने पास 100 प्लांट लगा सकते हैं। कितने प्लांट लगेंगे? 100 प्लांट लगेंगे। ओके, चलो और वहीं देखो हाई डेंसिटी प्लांटिंग से 5 मीटर से करते हैं अल्ट्रा हाई। ये देखो अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग। अब इसमें अपने पास कितना 2.5 × 2.5 मीटर रखा जाता है। तो 2.5 × 2.5 मीटर रखेंगे तो बच्चों यहाँ पर देखो एक आम की आम्रपाली वेराइटी होती है, आम्रपाली वेराइटी। आम्रपाली में बच्चों स्पेसिंग कितनी रखी जाती है? 2.5 इंटू में 2.5 मीटर की डिस्टेंस रखी जाती है। ओके, तो इस प्रकार आपको याद करना होगा। चलो उपयुक्त तापमान की बात करें तो 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड इस क्रॉप के लिए उपयुक्त तापमान होता है फलन के लिए। भंडारण 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर सकते हैं। और आम का यदि बात करें राष्ट्रीय आम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बच्चों लखनऊ यूपी में स्थित है। ओके, चलो फल मक्खी एवं स्टोन वीविल के प्रबंधन हेतु वाष्प उष्मा उपचार यानी कि बच्चों वेपर हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस इंसेक्ट के लिए रहता है? स्टोन वीविल, स्टर्नोचेटस मैंजीफेरी। स्टर्नोचेटस मैंजीफेरी इस पेट का क्या रहता है बच्चों? नाम रहता है। अब ये होता क्या है? अब इससे क्या प्रभाव रहता है? ये है ना आम के अंदर एक छेद करके घुस जाता है और उसके बाद में बच्चों क्या वो छेद बंद हो जाता है। अपने को आम क्या अच्छा दिखाई देता है परंतु अंदर से क्या हुआ होता है? बदबूदार सड़ा हुआ होता है। वो किस इंसेक्ट के कारण होता है बच्चों? स्टोन वीविल के कारण होता है। किसके कारण? स्टोन वीविल के कारण। तो जब अपने इंडिया से निर्यात करते हैं आम को तो पहले वेपर हीट ट्रीटमेंट किया जाता है और वो किसके लिए? इसका पता लगाने के लिए, ठीक है ना, फल मक्खी व स्टोन वीविल का पता लगाने के लिए। तो इसको बच्चों नेशनल क्वारंटाइन पेस्ट की भी संज्ञा दी गई है। नेशनल क्वारंटाइन पेस्ट की भी संज्ञा दी गई है। किसको? स्टोन वीविल को दी गई है। अब देखो यहाँ पर आम में केजिंग टेक्निक्स संबंधित है तो घरेलू मक्खी के प्रयोग के लिए करते हैं ताकि पॉलिनेशन अच्छा हो सके। ये टेक्निक किन्होंने दी थी? डॉक्टर R.N. सिंह ने दी थी। तो यह टेक्निक बच्चों R.N. सिंह द्वारा विकसित की गई थी। ओके, और TSS कितना रहता है आम की वैरायटियों में? लगभग बच्चों 20 डिग्री ब्रिक्स रहता है। परंतु सर्वाधिक TSS वाली वैरायटी यदि बात करें आम की तो कौन सी होती है? जावियर। जावियर वैरायटी है जिसमें 24 डिग्री ब्रिक्स होता है। सर्वाधिक TS जावियर में TSS कितना होता है? 24 डिग्री ब्रिक्स। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि सर्वाधिक TSS आम की किस वैरायटी में होता है? जावियर। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट। विश्व के कुल आम क्षेत्रफल का 40% भारत में उगाया जाता है। कितना? 40%। परंतु लगभग अपनी 50% से क्या अधिक उत्पादन होता है भारत में। तो विश्व के कुल आम उत्पादन का 50% से भारत में ही पैदा होता है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो बच्चों ध्यान रखें, क्षेत्रफल एरिया एंड प्रोडक्शन की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? यूपी में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा यूपी में होता है। ओके,
राजस्थान में आम का उत्पादन की बात करें तो बच्चों दक्षिणी राजस्थान में होता है, क्योंकि आम किस जलवायु का प्लांट है बच्चों? उष्ण जलवायु का प्लांट है, उष्ण जलवायु का प्लांट है। तो यहाँ पर राजस्थान का जो दक्षिणी हिस्सा है वो उष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है, तो वहाँ आम होते हैं। तो यूँ मानकर चलें कि दक्षिणी राजस्थान में सबसे ज़्यादा तो बांसवाड़ा में होता है। वैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही या उदयपुर के कुछ इलाकों में हो सकता है। तो जैसे यहाँ देखो उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही में होता है। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो विश्व में सबसे ज़्यादा आम उत्पादन कहाँ होता है? भारत में होता है। भारत में सर्वाधिक कहाँ होता है? यूपी में होता है। और विश्व के कुल आम का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? भारत में 40% है। प्रोडक्शन के हिस्से से देखा जाए तो बच्चों 50% है। राजस्थान में सर्वाधिक आम कहाँ होते हैं? बांसवाड़ा में होते हैं। ओके, वहीं बच्चों आपको एक यहाँ से सेंटर ऑफ एक्सीलेंट याद करवा देता हूँ, यानी कि आम का उत्कृष्टता केंद्र, उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है बच्चों? खेमरी धौलपुर। कहाँ स्थित है? खेमरी धौलपुर। तो इस चीज़ को अलग से राइट डाउन कर सकते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो कहाँ स्थित है बच्चों? खेमरी धौलपुर। चलो, भारत में फलों के अंतर्गत आम का क्षेत्रफल में प्रथम स्थान है। ओके, भारत में फलों के अंतर्गत आम का उत्पादन में क्या है? दूसरा स्थान है। आम उत्पादन में दूसरा स्थान है। ओके बच्चों, ठीक है। सर्वाधिक उत्पादन बच्चों किसका होता है? केला का होता है। चलो, आम का उत्तकक्षय रोग, स्पॉन्जी टिश्यू, उत्तकक्षय, ठीक है ना? चीमा व धामी ने 1934 में इसको खोजा था। एक होता है अपने पास बच्चों ब्लैक टिप रोग, ब्लैक टिप, काला सीरा रोग भी कहते हैं, ब्लैक टिप रोग, जो 1909 में वुड हाउस नामक साइंटिस्ट ने देखा था। तो ये दो वैसे वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इनको विशेष याद रखना कि आम का उत्तकक्षय रोग है जो चीमा व धामी ने 1934 में देखा था, खोजा था, और यहाँ वुड हाउस ने 1909 में कौन सा? ब्लैक टिप देखा था। ओके, चलो बात करते हैं नेक्स्ट बच्चों, आम किस जलवायु का प्लांट है? ये अपने पास जेट 2017 का डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो कई बार अलग अलग कंपटीशन में भी तो क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आम का ध्यान रखना। आम किस जलवायु का प्लांट है बच्चों? उष्ण जलवायु का प्लांट है, ठीक है ना? पुष्पन के समय वर्षा का होना नुकसानदायक होता है। वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड इस क्रॉप के लिए उपयुक्त माना जाता है। और इसके बीज का जीवन काल बच्चों, सीड विएबिलिटी इसकी कितनी होती है? 30 दिन की होती है, यानी कि 30 दिन तक गुठली को उगाया जा सकता है, जिसमें जीवन क्षमता पाई जाती है, सीड विएबिलिटी। ओके, तो वो कितनी? लगभग 30 दिन होती है। तो यहाँ से आपको ये, इसके लिए मैं स्टार पॉइंट लगा रहा हूँ, यहाँ आपको स्टार पॉइंट दे दिया, तो इसको याद करना जरूरी हो जाता है। चलो, अभी देखो बच्चों, प्रवर्धन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार दे दिया। वीनियर ग्राफ्टिंग, वीनियर ग्राफ्टिंग द्वारा करते हैं। वैसे देखो बच्चों, जो भी शीतोष्ण फ्रूट है ना, शीतोष्ण फ्रूट है, कौन सी? शीतोष्ण फलों में सबसे ज़्यादा प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? ग्राफ्टिंग द्वारा ही होता है। और यदि तुक्का लगाना हो तो बच्चों टंग ग्राफ्टिंग कर सकते हैं आप, टंग ग्राफ्टिंग की जाती है। जैसे आप कहोगे सर शीतोष्ण फलों में जैसे कि बच्चों नाशपाती, सेब, ठीक है, आड़ू बुखारा, तो ये अपने पास इस प्रकार उनमें आप यदि तुक्का लगाएं तो ग्राफ्टिंग द्वारा ही उनका प्रवर्धन होता है। परंतु वीनियर ग्राफ्टिंग बच्चों किसके लिए? आपको सर अभी तो बताया था आपने, आम के लिए। ओके, स्टोन ग्राफ्टिंग अपनाई जाती है। इनार्चिंग बच्चों फेमस तरीके से देखा जाए तो चीकू में इम्पोर्टेंट, चीकू का प्रवर्धन किया जाता है किसके द्वारा? इनार्चिंग द्वारा, इनार्चिंग मेथड द्वारा। ओके सर, ठीक है ना, इनार्चिंग द्वारा हो जाएगा याद। ओके, चीकू से अन्य याद रखना, क्रिकेट बॉल वेराइटी है चीकू की। एकेरस जेपोटा इसका क्या रहता है बच्चों? नाम रहता है। स्पोर्टिएसी कुल से बिलोंग करता है। तो ये कुछ अन्य पॉइंट है जो आप हो सकता है
लिख भी सकते हैं, अन्यथा आपने सुन लिया तो याद हो जाएगा। चलो अब इसमें एक न्यू मेथड होता है बच्चों, कौन सा न्यू मेथड होता है, न्यू मेथड जो इपिकोटाइल मेथड माना जाता है। कौन सा बच्चों, इपिकोटाइल मेथड है जो बच्चों कहाँ, महाराष्ट्र में ज़्यादा, महाराष्ट्र से विकसित किया गया है, ठीक है ना। दापोली महाराष्ट्र विद्यापीठ महाविद्यालय से निकाला गया है। चलो तो यहाँ इपिकोटाइल द्वारा ये न्यू मेथड है आम के प्रवर्धन का। चलो पौधरोपण के लिए उपयुक्त समय कौन सा बच्चों, जून जुलाई में प्लांटिंग करनी चाहिए, क्योंकि वर्षाकालीन होता है मौसम, तो उस टाइम अधिक ग्रो कर सकते हैं। गड्ढे का आकार, तो ये बड़े आकार के फल वृक्ष रहते हैं, तो बच्चों 1 × 1 मीटर आकार का इसके लिए गड्ढा उपयुक्त रहता है। और किन के लिए रहता है बच्चों, आंवला, ठीक है, ध्यान रखिए। पौधरोपण की दूरी 10 × 10 मीटर। प्रूनिंग का समय बच्चों अगस्त से सितंबर, प्रूनिंग का समय अगस्त से सितंबर, ओके। वहीं आपको बेर में करवाया था, बेर में इंपॉर्टेंट था ना, बेर का मैंने 3 स्टार लगवाया था। तो बेर में प्रूनिंग कब की जाती है बच्चों, अप्रैल मई में की जाती है, अप्रैल मई में की जाती है। अप्रैल का अपने पास अंतिम सप्ताह वीक हो गया, और मई का अपने पास क्या था, प्रथम सप्ताह, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखिए, मेनली अप्रैल मई में प्रूनिंग की जाती है, सबसे भारी प्रूनिंग की जाती थी बेर में। चलो अपने पास अभी पढ़ रहे हैं आम, तो अगस्त सितंबर में इसकी प्रूनिंग की जाती है, तो इस चीज को ध्यान रखिए। चलो आम में पुष्पन यानी कि फ्लावरिंग टाइम क्या होता है बच्चों, फरवरी मार्च। हाँ सर, अभी आपने पहले बताया था फरवरी मार्च में किस चीज़ का, आम में पाउडरी मिल्ड्यू का अटैक हो जाता है, पाउडरी मिल्ड्यू यानी कि चूर्णी लासिता रोग का अटैक हो जाता है ज़्यादातर। फलन का समय बच्चों मई से जुलाई तक होता है, ओके। आम का परिपक्वता सूचकांक कितना होता है, 1.01 से 1.02 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो आम के उत्तर भारत में उगाई जाने वाली किस्मों में बच्चों कौन सी समस्या रहती है, अल्टरनेट बियरिंग की समस्या रहती है, यानी कि एकांतर फलन की और स्वबंध्यता की समस्या रहती है। कौन सी रहती है, एकांतर फलन, इसको स्टार दे दिया, एकांतर फलन अल्टरनेट बियरिंग, अल्टरनेट बियरिंग। सर ये अल्टरनेट बियरिंग क्या होती है, तो बच्चों एक वर्ष इसमें फ्रूटिंग होती है, एक वर्ष फ्रूटिंग यानी कि फलन नहीं होती है, या कंपेयर करें तो कम होती है। तो एक वर्ष के अंतराल से फलन का लगना क्या कहलाता है बच्चों, एकांतर फलन होता है। एक का अंतर और किसके लिए, फलन के लिए, ओके। अल्टरनेट बियरिंग। स्वबंध्यता, सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी, यानी कि इसमें फ्लावरिंग फर्टिलाइजेशन के लिए उपयुक्त है, परंतु फिर भी निषेचन नहीं हो पाता है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी। तो ये उत्तर भारत की जो किस्में होती है बच्चों, उनमें ये प्रमुख समस्याएं पाई जाती है। दक्षिण भारत में ये समस्याएं नहीं पाई जाती, और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में तो एक साल में आम की 2 बार फलन होता है, आम के 2 बार फलन होता है। चलो फल गिरने से रोकने के लिए 2,4-D 10 ppm का छिड़काव करना चाहिए, 2,4-D 10 ppm का छिड़काव करना चाहिए, ओके बच्चों। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें, फलों को गिरने से रोकने के लिए। वहीं बच्चों आपको बताया था कि केला में बीज रहित करने के लिए 2,4-D कितना काम में ले रहे थे, तो आपको सर आपने बताया था 25 ppm, ओके। तो बीज रहितता के लिए भी इसका यूज किया जाता है। चलो गुच्छा मुच्छा रोग यानी कि मैंगो माल फॉर्मेशन का यदि बात करें, तो गुच्छा रोग नियंत्रण के लिए बच्चों नेफ्थलीन एसिटिक एसिड 200 ppm का प्रयोग करना चाहिए, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। और वैसे जैसे अपने पास फ्लावरिंग होती है, जो गुच्छा मुच्छा होता है, तो उन गुच्छों को कटिंग करके हटा देना चाहिए। टपका विधि किससे संबंधित है, यानी कि आम की तुड़ाई से संबंधित है। बस आपको इतना याद करना है कि टपका विधि संबंधित है आम की तुड़ाई से। चलो अब अपने पास देखो बच्चों, इसकी उपज कितनी हो सकती है, 90 से 120 किलोग्राम प्रति वृक्ष, या बात करें तो 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर।
यानी कि 80 से 100 क्विंटल हो सकता है। 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी क्या होती है बच्चों, उपज होती है। तो जनरली है इस चीज़ का कई बार हो सकता है आपने ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और आम की उपज पूछा जा सकता है, तो आपको याद होना चाहिए। रटो मत, आप सोचो कि ये सर इस प्रकार की क्रॉप होती है, इतना प्लांट, इतना बड़ा प्लांट है तो इसमें इतने तो लग ही सकते हैं ना। तो इस प्रकार जनरल चीज़ें याद करें, ऐसा नहीं है कि 1 to 1 आप रटें, रटना नहीं है। आम का भंडारण बच्चों 12.7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 85 से 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर 1 माह के लिए किया जा सकता है। वहीं इसी प्रकार का सर आपने किस में बताया था, केला का भंडारण बच्चों कितने पर बताया था, 13 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वह 85 से 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर कर सकते हैं, लगभग 3 वीक, यानी कि 21 से 30 दिन था ना, तो अपने पास 1 माह तक कर सकते हैं। तो ये केला का भी इम्पोर्टेंट था, तो इस प्रकार आपको याद होना चाहिए। चलो अब अपने आम की किस्मों का बच्चों वर्गीकरण करते हैं। लेंथ क्रॉप है तो कुछ वर्गीकरण आज करते हैं, कुछ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखो वर्गीकरण किसके आधार पर, 1 नंबर अपने पास करेंगे क्षेत्र के आधार पर कि कौन से एरिया में, भारत के कौन से एरिया में कौन सी वैरायटी फेमस हैं या वहाँ उपयुक्त हैं। अब 2 नंबर बात करेंगे पकने के आधार पर कि वो अगेती हैं, मध्यम है, पछेती हैं। 3 नंबर बात करेंगे बच्चों फलन के आधार पर, लगातार फल देने वाली है कि एकांतर फलन वाली है। 4 नंबर बात करेंगे कि उनमें भ्रूणता किस प्रकार की रहती है, मोनो एम्ब्रियोनिक है कि वो पॉली एम्ब्रियोनिक होती है। 5 नंबर बात करेंगे बच्चों अपने पास संकर किस्मों के आधार पर हाइब्रिड की। तो आज अपने पास बच्चों इन 4 पॉइंटों पर अध्ययन करने वाले हैं और ये जो पॉइंट रहेगा तो इसका नेक्स्ट वीडियो रहेगा। ओके चलो देखते हैं। तो यहाँ एरिया के आधार पर बच्चों अपने पास देखो पश्चिमी क्षेत्र, भारत की ही बात हो रही है यहाँ पर अपने पास, तो भारत के हिस्से हैं। तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी वैरायटी इंपॉर्टेंट है, उत्तरी भारत की कौन सी हैं, पूर्वी भारत की कौन सी हैं और दक्षिणी भारत की कौन सी है। तो पश्चिमी क्षेत्र में बच्चों यहाँ पर देखो केसर, अल्फांजो, मुलगोवा, फर्नांडिस, ये राजपुरी है। तो इनमें बच्चों हो सकता है आपने इन तीनों के नाम पहली बार सुने हों। तो आम की बहुत बड़ी क्रॉप है, इसमें बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। हर बार हर एग्जाम में ऐसा लगता है कि सर ये वैरायटी कहाँ से आगे हमने तो अभी तक नहीं पढ़ा होगा। तो आपको ज़्यादा रटना नहीं है, आपको वैसे याद रखना है कि मुलगोवा, फर्नांडिस, राजपुरी वैरायटी हैं। तो किसकी हो सकती हैं बच्चों, ये आम की हैं। मान लीजिए आपको पश्चिमी क्षेत्र का पता नहीं था, कोई दिक्कत नहीं। केसर बच्चों गुजरात की इम्पोर्टेंट किस्म है, गुजरात, ठीक है ना, गुजरात की प्रोसेसिंग हेतु उपयुक्त रहती है। अल्फांसो में बच्चों क्या होता है, ये स्पॉन्जी टिश्यू के प्रति संवेदनशील है, स्पॉन्जी ऊतक के प्रति संवेदनशील वैरायटी है। तो इस चीज को वैसे याद करें। अब देखो उत्तर भारत की किस्में, तो उत्तर भारत की किस्मों में बच्चों आपको पता होना चाहिए अल्टरनेट बियरिंग यानी एकांतर फलन की समस्याएं पाई जाती है। तो यूं याद रखो ये इन दोनों में फेमस पाई जाती है। DL याद करो, दशहरी व लंगड़ा में, ये दशहरी व लंगड़ा उत्तर भारत की प्रमुख किस्में हैं और इन दोनों में मेनली क्या पाई जाती है बच्चों, एकांतर फलन की समस्याएं पाई जाती है। ये आपको इतना याद करना पड़ेगा। चलो सर और कौन कौन सी है उत्तर भारत की वैरायटी, फजली, चौसा, बॉम्बे ग्रीन, ठीक है ना। तो फजली बच्चों क्या है, फजली सर पैफ है यानी पछेती किस्म है। तो बच्चों ये आम की पछेती किस्म है, साथ साथ में याद करवा रहा हूँ। सर चौसा बच्चों मीठी किस्म है, सबसे मीठी किस्म है, सबसे मीठी किस्म कौन सी है आम की, चौसा किस्म है। ओके सर। पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो बच्चों पूर्वी क्षेत्र में मालदा, जर्दालू, कृष्णभोग, हिमसागर, गुलाब खास, जैसे असम, यहाँ त्रिपुरा, मिजोरम, इन एरिया में ये वेराइटियाँ अपनाई जाती है या अडप्ट करते हैं वहाँ। मालदा, जर्दालू, कृष्णभोग, हिमसागर, गुलाब खास, तो ये वेराइटी किन की है बच्चों, पहले तो आपको इतना नाम पता होना चाहिए कि ये वेराइटी आम की है। दक्षिण भारत की बात करें तो बच्चों नीलम, तोतापुरी, बैंगनपली, स्वर्ण रेखा, तो हो सकता है
यहाँ पर ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। स्वर्ण रेखा वैरायटी है किसकी है बच्चों? यहाँ पर दक्षिणी भारत की हैं और आम की वैरायटी है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। चलो अब बात करते हैं पकने के आधार पर कि कौन सी अगेती वैरायटी है, कौन सी पछेती वैरायटी है और कौन सी मध्यम वैरायटी है। तो यहाँ पर देखो अपने पास अगेती वैरायटी बॉम्बे ग्रीन, हिमसागर, केसर और अल्फांसो। ये बच्चों आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है आपको स्टार लगा दिया जाएगा कि हाँ बस इतना याद करना है। मध्यम में बात करें तो बच्चों लंगड़ा, आम्रपाली, दशहरी। आम्रपाली भी बच्चों उत्तर भारत की फेमस वैरायटी है आम्रपाली, और इसकी खास बात क्या होती है? हाई डेंसिटी प्लांटिंग हेतु उपयुक्त है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग हेतु उपयुक्त है, यानी कि अधिक सघन रोपण हेतु उपयुक्त है। और इसकी स्पेसिंग रखी जाती है 2x5 2.5 मीटर, ये रखी जाती है। ओके, अब देखो पछेती वैरायटी में बच्चों डायरेक्ट पूछा जाता है कि फजली आम की पछेती किस्म है। निम्नलिखित में से आम की देर से पकने वाली किस्म है तो फजली, चौसा, फजली, नीलम। तो इस प्रकार आपको इन तीनों का चौसा, फजली, नीलम। अब फलन के आधार पर बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पर देखो अपने पास नियमित यानी कि रेगुलर बियरिंग वाली, रेगुलर बियरिंग, और ये अपने पास अल्टरनेट बियरिंग वाली, अनियमित फलन। तो नियमित फलन वाली हैं बच्चों वो दक्षिणी भारत की हैं। यहाँ तेता नहीं है बच्चों, तोता, तोतापुरी, आम्रपाली, बैंगनपल्ली, नीलम, मलिका, रत्ना। ओके, और अनियमित वाली तो बॉम्बे ग्रीन, दशहरी, लंगड़ा। देखो मैंने आपको कहा ना दशहरी और लंगड़ा में एकांतर फलन की प्रमुख समस्या पाई जाती है, तो इन चीज़ों को आप स्टार पॉइंट लगा लीजिए। यानी इम्पोर्टेंट को बच्चों देना पड़ता है, चाहे एग्जाम आप भी क्यों ना सेट करें। ओके, चौसा, अल्फांसो हो गया, बॉम्बे ग्रीन हो गया। यहाँ सर कैसे याद करें तो बच्चों इसको ट्रिक देता हूँ। तोता आ बैठ नीम पर, नीम पर नियमित। अब देखो यूं सोचो कि तोता आता है और नीम पर रेगुलर बैठता है, तो तोतापुरी, आम्रपाली, बैंगनपल्ली, यहाँ नीलम, मलिका और रत्ना हो जाएगा। बस सर इस प्रकार आप याद कराओगे तो हम भूलेंगे ही नहीं बच्चों, आपको बोलना भूल जाओगे। ओके, तो ये रेगुलर वेराइटियाँ रहती है, तोता, आ, बैठ, नीम पर। ओके, अनियमित इससे अलावा सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे अनियमित यानी अल्टरनेट बियरिंग में आप इन दोनों को बस डायरेक्ट याद करना, दशहरी और लंगड़ा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट भ्रूणता के आधार पर। तो बच्चों यानी कि ये मोनो एम्ब्रियोनिक यानी एकल भ्रूणीय है कि बहु भ्रूणीय है, पॉली एम्ब्रियोनिक। तो ये मोनो एम्ब्रियोनिक और पॉली एम्ब्रियोनिक। तो अपने इसमें बच्चों पहले क्या याद करेंगे? पॉली एम्ब्रियोनिक वेराइटी याद करेंगे। बस जितना पॉली एम्ब्रियोनिक कर लिया उसके बाद में जितना भी बचेगा मोनो एम्ब्रियोनिक हो जाएगा। इसमें बच्चों आपको इम्पोर्टेंट ओल्यूर, मुलगोवा, ओल्यूर, मुलगोवा, बेलारी, चंद्रकरण, बप्पाकाई। परंतु ओल्यूर, मुलगोवा और चंद्रकरण ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉली एम्ब्रियोनिक वेराइटी है। इनके अलावा यदि आपको मिलेगा दशहरी, चौसा, लंगड़ा, बॉम्बे ग्रीन, ये क्या होंगे? ये मोनो एम्ब्रियोनिक होंगे। तो आपको जो स्टार लगाया वो इन तीन पर लगाया ना, तो इन तीनों को ओल्यूर, मुलगोवा, चंद्रकरण, ये भी बच्चों पॉली एम्ब्रियोनिक रूट स्टॉक भी रहते हैं आम के, आपको याद करना होगा, और ये वेराइटियाँ भी होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत कम टाइम में अपने बहुत ज़्यादा कंटेंट किए। इसी प्रकार आप हमारे साथ एग्री हब जेड इंस्टीट्यूट के इस चैनल पर बने रहें। आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, और अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान के नंबर दिए हुए हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।